नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज हम लोग मौजूद हैं मथुरा के सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ब्रांच है यहाँ मथुरा की, जिसे कहते हैं यहाँ पर मथुरा ब्रांच ऑफ ICAI, जहाँ पर कि आज मथुरा के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन लोगों ने बैठकर देखा था आज बजट जो पेश किया गया है, जिससे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और आज क्या कुछ लेकर के आई हैं भारतवासियों के लिए। इसी विषय पर बात करने के लिए आज मैं गोपाल चतुर्वेदी और मेरे साथ श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं मेरे साथ में, जो हम बात करेंगे आज यहाँ पर मथुरा में मौजूद चार्टर्ड अकाउंटेंटों से कि आखिर इस बजट में लोगों के लिए क्या कुछ नया है, क्या कुछ खास है, कितने फायदे होंगे, कितने नुकसान होंगे और क्या कुछ इस बजट में आम जनता के साथ साथ जो भारतवर्ष में निवेश करने के लिए विदेश बुला रहे हैं और विदेशियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है उनके लिए भी। तो इस बात करने के लिए मौजूद हैं आज हमारे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनसे बात करेंगे। थैंक यू जी बिल्कुल। मैं आज यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफिस में हूँ ऑफिशियल रूप से, और एज ए गेस्ट लेक्चर आई एम नरेंद्र भारद्वाज। बेसिकली बजट यानी यूनियन बजट, आम बजट, जिसको हम कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा। और इस वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा में आम आदमी को बड़ी उम्मीदें होती हैं, जो खास तौर से नौकरी पेशा या मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, बड़ी उम्मीद होती है। उसको ये देखता है कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। उसका मतलब कि इतना है, एक आम आदमी ये सोचता है क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। लेकिन अगर हम उसकी टेक्निकली बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, तो कहीं ना कहीं हमको वी नीड सम प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स को अगर हम देखें तो इसकी जो जटिलता है बजट की, उसके लिए हमें प्रोफेशनल से जानकारी बहुत ज़रूरी है, वो चाहे फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हों चाहे चार्टर्ड अकाउंट्स हों। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंट्स की बात करता हूं तो ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक अकाउंट्स की रीड होते हैं, इनके बिना वी कैन नॉट रन इवन बिजनेस। तो आज हमारे साथ हैं मथुरा के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंट्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। मैं उनसे इस बजट पर बात करूंगा कि बजट क्या है, किसको फ़ायदा हुआ, क्या उम्मीदें थी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा भाई साहब से। भाई साहब, बेसिकली क्या इस बजट से किस क्षेत्र को लाभ पहुँचा है? देखिए, बजट जो है वो उसको हम इस दृष्टिकोण से ना देखें कि त्वरित इसका क्या लाभ हो रहा है या क्या हानि हो रही है। हम इसको यदि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। देखिए, इस बार का बजट दो चीज़ों को फोकस करके है। एक तो क्योंकि जैसा वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कहा कि इस वर्ष का जैसे हमारा अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और अगले 25 साल बाद हम 100 साल के हो जाएंगे, भारत हमारा 100 साल का हो जाएगा। तो अगले 100 साल का, अगले 25 साल का रोड मैप बना के इस बजट को पेश किया गया है। इस बजट को आप एक साल के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, पहली बात। दूसरा, किसी भी कंट्री के लिए फिस्कल डिसिप्लिन यानी वित्तीय नियमितता बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। और ये महंगाई और सारी चीज़ें, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये सब इसी चीज़ से चीज़ें रिलेट करती हैं। तो जैसा कि इस साल का जो वित्तीय घाटे का अनुमान है वो 6.4% का है। पिछली बार उन्होंने टारगेट रखा था 6.5% का। 6.4% अगर होता है तो ये विद इन लिमिट होगा जो टारगेट रखा था। और अगले साल का जो उन्होंने टारगेट रखा है वो 5.9% का रखा है, यानी उससे और रिड्यूस होगा। इसके साथ ही उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो टारगेट दिया है वो 4.5% से कम का टारगेट दिया है। यानी कि आप देखें, असल में महंगाई जो होती है वो इसी चीज़ से होती है। तो आम आदमी को फ़र्क महंगाई से पड़ता है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि टैक्स कितना हो गया। हालांकि फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, थोड़ा टैक्स कम ज़्यादा होने से, लेकिन लॉन्ग परिप्रेक्ष्य में यदि महंगाई कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, हमारा जो इस साल उन्होंने टारगेट रखा है 10 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है, जिसमें से रोड्स बनाए जाएंगे, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, 50 नए एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे, 157 नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। इससे क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि एक तरफ तो लोगों को रोजगार मिलता है, दूसरी तरफ ये पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, ये कैपिटल बन रही है, नेट वर्थ बन रही है। जैसे कि आपका कहना है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बजट है। इस बार के बजट को पॉपुलिस्ट बजट या इलेक्शन का बजट नहीं कह सकते हैं। ये दीर्घकालीन योजनाओं के लिए है, दीर्घकालीन लाभ के लिए है। लेकिन ये आखिरी बजट है सरकार का। देखिए, सरकार का आखिरी बजट, मेडिकल कॉलेजेस हैं, खुल रहे हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स हैं, तो कैन वी बिलीव कि ये 57 एयरपोर्ट्स हम सरकार खोल पाएगी इस साल? देखिए, 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करना ही है सरकार को, जब बजट में कहा है तो अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में आता है। अब देखिए, अगर नए एयरपोर्ट्स की घोषणा होती है, जैसे आप जेवर एयरपोर्ट की घोषणा देख रहे हैं, तो 2-3 साल तो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में लगते ही हैं।
लेकिन अब चूंकि विश्वास इस बात से किया जा सकता है, क्योंकि आप यदि नितिन गडकरी जी के काम को देखें रोड्स वगैरह के संबंध में, तो जो वो कह रहे हैं वो डिलीवर भी कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये माना जा सकता है कि सरकार की मंशा ठीक है, और बिना देखिए इसके बिना कोई चारा भी नहीं। अगर आप केवल लोगों को खाना बांटते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, जब तक कोई मजबूती हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी देश का विकास, चाहे चाइना को ले लीजिए, ब्राज़ील को ले लीजिए, उन सब का विकास तभी हुआ है जब उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। आपका कहना है ये एक दीर्घकालीन बजट है? ये दीर्घकालीन बजट है, पॉपुलिस्ट और देश छोड़ लघुकालीन बजट नहीं है, या इलेक्शन को ध्यान में रख के नहीं बनाया है। सर, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि कोरोना काल के बाद इकोनॉमिक हमारी एकदम से ड्रास्टिक चेंज हुआ और पूरे वर्ल्ड में हुआ, और लेकिन भारत में कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको ओवरकम किया। तो क्या स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार सरकार ने क्या दिया बजट में? देखिए, जहाँ तक कोरोना काल की बात है, भारत हमेशा से मेहनत मजदूरी वाला देश रहा है। हमारे यहाँ अपना हाथ जगन्नाथ और कर्मठ जो व्यक्ति हैं उन लोगों की संख्या बहुतायत में है। कृषि प्रधान देश है, अपने हाथ से काम करने वाले हैं। अब बात आप कर रहे हैं मेडिकल सेक्टर की। 157 नए मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट खोलने की प्लानिंग है। गवर्नमेंट का मेन फोकस यूथ को मजबूत करना है। देखिए, अगर आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाएं तो कंट्रीज़ कोई 100 साल, 150, 200 साल पुराना है। भारत की जो अभी एवरेज एज है वो एज तो काफ़ी कम है, 45-50 साल है, और 75 साल पुराना हमारा कंट्री है करीब करीब। अमृतकाल में हम लोग चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो यूथ को डेवलप करना है। मेडिकल के लिए 157 नए इंस्टीट्यूशंस ला रहे हैं, और जो कौशल उद्यमिता विकास का जो गवर्नमेंट का 4.0 नया मोदी जी का जो अब नया स्ट्रक्चर आने वाला है, वो कहीं ना कहीं देश को एक बहुत बड़ा आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। यानी कि हेल्थ सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं आपको लगता है? एम्प्लॉयमेंट निश्चित है। 157 कितना बजट अलॉट हुआ है अप्रोक्सीमेटली इस बार? देखिए, गवर्नमेंट हर साल करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए तो नए इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रही है। इसके साथ साथ मेडिकल का गवर्नमेंट का अपना काफ़ी बड़ा बजट है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, और गवर्नमेंट का यही मेन ध्यान है। जैसे गवर्नमेंट की नई स्कीम्स आई हुई हैं, आयुष्मान योजना है जैसे, वो कहीं ना कहीं देश को स्वस्थ और प्रगतिशील देश को बनाना है। तो बजट आप क्या आपका झुकाव किधर है? संतुलित है? ठीक नहीं, ठाक है? बजट संतुलित है, संतुलित। और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा और उद्यमिता को विकास में रखकर ध्यान में बनाया गया है। मैं आपसे बात करूंगा सर टैक्स सेविंग की। टेक्निकल सब्जेक्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो टैक्स पेयर। तो मुझे बताइए कि इस बार ठीक है 7 लाख तक पे छूट दी है, ये 7 लाख समझ में नहीं आता आम आदमी को। सर बड़ा सिंपल है। अभी हमारे देश में 2 टैक्स रिजीम चल रहे हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक नई टैक्स रिजीम। नई टैक्स रिजीम 2 साल पहले से आई है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि सारे करदाता, सारे एसएससी नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हों बजाय पुराने टैक्स रिजीम से। किन्हीं कारणवश लास्ट 2 ईयर से वो नई टैक्स रिजीम में करदाता शिफ्ट नहीं हो पाए। तो गवर्नमेंट का फोकस ये था किस प्रकार इसमें कहाँ कमी रह गई। तो इस बार उन्होंने उसको सही करने की कोशिश की है। जो नई टैक्स रिजीम में 6 टैक्स स्लैब थे उनको घटा के 5 किया है। जैसे पहले 5 लाख रुपए तक जिनकी इनकम हुआ करती थी उनको 12,500 रुपये का टैक्स रिलीफ मिलता था, कि उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। गवर्नमेंट ने अब उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया है। और दूसरा, फिर 7 लाख करने के बावजूद भी इसके एक 10% का टैक्स स्लैब और है। तो अब लगता है कि जो भी करदाता है नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट होंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मेरी इनकम अगर 10 लाख रुपए है तो मैं कितना टैक्स दूंगा? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। पिछले या पुरानी टैक्स रिजीम की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हाँ, मैं आम वही आदमी बता रहा कैसे समझेगा इसको, क्या पुराना है नया है? अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में बात करते हैं 10 लाख रुपए पे सिंपल विदाउट टैक्स सेविंग, तो 1,12,500 रुपये का टैक्स पे करता था। एटीसी में डिडक्शन छोड़कर वो सब छोड़ दो, एटीसी डिडक्शन वगैरह लगाएंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। और अभी नई टैक्स रिजीम में कैलकुलेट कितना है? 45,000 रुपये टैक्स उसका पेड होगा। मानिए 10 लाख रुपए अगर कोई आम आदमी कमाता है या कोई नौकरी पेशा है तो उसको सीए साहब ने बोला है कि लगभग उसको 45,000 के आसपास टैक्स देना पड़ेगा। 9 लाख पे 45,000 रुपये, 9 लाख पे 45,000 देना पड़ेगा। एक बड़ा ही टैक्स सेविंग का, क्योंकि देश हमारा मध्यम वर्गीय देश है और नौकरी पेशा लोगों को एक ही उम्मीद होती है कि टैक्स सेविंग पर कितनी छूट मिलेगी। नहीं, इनका गवर्नमेंट का फोकस है भाई टैक्स सेविंग स्कीम में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो नई टैक्स रिजीम में ला करके टैक्स थोड़ा वो कम कर रहे हैं। थोड़ा आप पैसा को बजाय टैक्स सेविंग स्कीम के जगह कंजम्पशन में भी खर्च करें, जिससे देश की इकोनॉमी सुधरेगी। यही पर्पज गवर्नमेंट का है। तो यानी कि इस बार नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए कुछ राहत है, कुछ राहत है। बहुत बड़ी राहत तो नहीं कह सकते। मतलब नौकरी पेशा वालों के लिए साहब ने बोला कि नौकरी पेशा वालों के लिए राहत है।
कुछ राहत है, कुछ मतलब राहत है या कुछ राहत है? कुछ राहत मिलेगी, कुछ राहत है। अच्छा, युवाओं के लिए क्या इस बार खास रहा बजट में? युवाओं के लिए सर ये बजट रोजगार के प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है और आगे वाले जो 25 साल हैं, जो अमृत काल की आने वाले 100 साल हमारे पूरे होंगे, उसके लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ दिया है। और सैलरी पर्सन के लिए भी जो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं उनको भी बेनिफिट दिया है, जिससे कि टैक्स स्लैब में भी हमें बेनिफिट मिला है। जो हमारा 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स रेट है अपना, और 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स रेट आपने है। टैक्स की बात की, मैं कर रहा हूँ उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए, युवाओं के लिए कितना बजट, उनकी एजुकेशन पॉलिसी, जैसे इस समय यूनिवर्सल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उस समय उसके लिए बजट क्या आवंटित हुआ? शिक्षा के लिए कह सकते हैं हम, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, वो उसके लिए सरकार ने क्या किया इस बजट में? सर इसमें 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, जिससे कि जो भी हमारे हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध होंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविजन किया है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है, और अपने रेल सेक्टर में भी मतलब रेल को भी मतलब कुछ ना कुछ दिया है। तो जब बिजनेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा, और जो अपने युवा वर्ग है उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो आपकी दृष्टि से युवाओं के लिए एक बेहतर बजट है, हाँ संतुलित है, हाँ बिल्कुल, भविष्य को देखते भविष्य देखते हुए बहुत लॉन्ग टर्म बजट है। बिल्कुल ठीक है। एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, जो हम देखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस में क्या है कि एटीसी में हम लोगों को 1.5 लाख तक का, सॉरी 1 लाख तक का, 1 लाख तक की, 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं एटीसी में। और इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस ऐसा टॉपिक है जहां हम लोग सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है फैमिली की। बट पिछले कई सालों से ये देखता आया हूँ, मैं खुद एज ए प्रोफेशनल हूँ, कि इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट ने कोई अलग कैटेगरी नहीं बनाई है, मतलब उसको 80C में ही रखा है। और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि परिवार की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, अगर कोई घर का मुखिया है जिसकी अनसर्टेन डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो फैमिली सपोर्ट कैसे मिलेगा? कहाँ एक तरफ गवर्नमेंट इंश्योरेंस को बढ़ावा देना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंश्योरेंस को 80C के एक लिमिटेड दायरे में है, यानी कि आप उसमें होम लोन भी आप उसको दिखा सकते हैं, FD भी दिखा सकते हैं 3 साल वाली, 5 साल वाली, और इंश्योरेंस भी जोड़ सकते हैं, अपना जो भी चीज़ें हैं इसमें शामिल हैं कैटेगरीज में। जनता की जो मांग थी, जो आम लोगों की मांग थी, नौकरी पेशा वालों की मांग थी, उम्मीदें थी कि इंश्योरेंस को एक बार एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। आपका क्या कहना है सर इसमें इंश्योरेंस के लिए? एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश के लिए। इंश्योरेंस के क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं इस बजट में निराशाजनक ही है। निराशाजनक और इससे कई सारी इंश्योरेंस कंपनी जो मुख्य हम माने जहाँ पे मेन LIC भी है, वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारे बदलाव आएंगे। सरकार का जो अप्रोच है वो ये है कि व्यक्तिगत इंश्योरेंस हो या कोई और डिडक्शन हो, उनको ख़त्म किया जाए, और नई टैक्स रिजीम में सिर्फ जैसे उन्होंने 7 लाख तक छूट की है, तो उनका कहना है कि 7 लाख तक आप अपनी रिबेट क्लेम कीजिए, छूट लीजिए, और बाकी जो आपके इंश्योरेंस हैं, मेडिकल हैं, उन्हें आप अपने व्यक्तिगत रूप पे आप अपने खर्च। मेरा सवाल था कि जैसे इंश्योरेंस एक अलग सेक्टर हो जाता है, अलग कैटेगरी रख देते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट को, तो उसे एक बूस्टअप मिलता है इंश्योरेंस को, और लोगों की एक इंश्योरेंस कराने के लिए उनका एक प्रोत्साहन भी मिलता है उनको। तो वो सरकार की सोच ये कहीं ये है कि इंश्योरेंस एक व्यक्तिगत मामला है। इंश्योरेंस सरकार कहती है कि अपने प्रति खुद जिम्मेदार बने। अपने जैसे अगर व्हीकल का इंश्योरेंस है, आप खुद अगर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराएं। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस है तो सरकार का अप्रोच है कि खुद से अपने जिम्मेदार बने और इंश्योरेंस के प्रति अपना रुझान दिखाएं। लेकिन सर इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ खुद अपने एसेट्स ईजाद करता है। जो मैंने पहले तो अच्छा ही बोला, लेकिन एक सेक्टर में एक दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी निराशा हुई है। जैसे अगर आप इस बजट को देखें तो सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करने की कोशिश की है। उससे 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो लोगों को गवर्नमेंट चाह रही है कि वो सेविंग ना करें, कि नई टैक्स रिजीम में 80C की कोई छूट नहीं होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन की कोई छूट नहीं होगी। यानी कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप सेविंग ना करें, आप पैसे को खर्च करें। तो उसके 2 कारण हो सकते हैं सरकार की। पैसे को खर्च करने से क्या होगा कि हम देश में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का सोचना ये हो सकता है कि जब डिमांड बढ़ेगी तो कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये एक वजह हो सकती है। लेकिन हमने पिछले सालों में देखा है कि कोरोना के टाइम पे जो भारत वालों की जो बचे जिस वजह से, वो हमारी सेविंग की वजह से बचे।
तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेविंग्स को डिमोरलाइज करना भविष्य के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि भारतीयों की प्रवृत्ति सेविंग से ही बचत, मतलब सेविंग बचत के माध्यम से ही अपने को बचाने की होती है। वो एक डिमोरलाइज करने वाली बात जरूर है इसमें। थैंक यू। देखिए कितना बड़ा अच्छा बहुत सटीक आंसर दिया है कि जो बेसिकली हमारा जो मूल सिद्धांत है भारतीयों का वो है सेविंग्स का। हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो सेविंग्स करती हैं, गोल्ड में सेविंग करते हैं, हम लोग सेविंग करते हैं, और सेविंग की तरफ कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की है। जो मोटिवेशन हो सकता था, सर का कहना है कि खर्च करिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर लिमिटेड आमदनी है तो खर्च कैसे करेगा, वी शुड नीड सम सेविंग्स। आप क्या क्या कहना सर बजट के बारे में? बेसिकली वुमेन्स के लिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप कह सकते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें जो हमारा 44 एडी सेक्शन आता है इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें पहले 2 करोड़ रुपए तक की इनकम के लिए प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट था। उसकी लिमिट को बढ़ा के अब 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया है। और प्रोफेशनल्स के लिए जो 50 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 75 लाख रुपीज़ कर दिया है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग अदर देन कैश ट्रांजेक्शन, इफ़ यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन विद द बैंकिंग चैनल, देन यू विल गेट दिस बेनिफिट। So this can be said that for women empowerment we have got this benefit. It is good for women empowerment. Yes, yes we can. If I am talking about some future prospects, if I am talking some sports categories for women itself, then what will be the benefits? There must be some benefit in the budget. I have not taken down that point. Thank you. स्पोर्ट्स के लिए क्या रहा इस बजट में? सर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों लिए मैं देश हमारा इस समय विकसित है और अभी ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, एशियाड में भी किया, आने वाले अभी आपने देखा वुमेन्स ने भी हमारा वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी के लिए क्या है खास? सर हम पिछले सालों में देखें जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है कंपैरेटिवली मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमारे स्पोर्ट्स की तरफ जो रुझान है वो बढ़ा है। में आवंटित क्या रहा? सर बजट में जो बजट स्पीच अभी हुई है उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट स्पोर्ट्स को लेकर नहीं कहा गया है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को हटा के जो हमारे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापार हैं उसके लिए सरकार ने एक फ़ायदा दिया है। फ़ायदा ये दिया है कि जो उनको लोन का इंटरेस्ट रेट है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1% कम मिलेगा। साथ में इस सरकार की सर ये एक ऑब्जेक्टिव है कि जो जिन लोगों के पास पैसा अधिक है या जो हायर टैक्स पेयर हैं वो पहले अपने प्रॉपर्टी को बेचकर अपना टैक्स बचा लेते थे, उस टैक्स को सरकार ने 10 करोड़ तक अब सीमित कर दिया है। यानी अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पहले उस पर होने वाले गेन पर कोई टैक्स नहीं था। कंडीशन ये थी कि आप उस गेन को दोबारा री इन्वेस्ट कर दें, लेकिन सरकार ने इस बजट के अंदर जो एक बहुत मुख्य पॉइंट है जो बड़े टैक्स पेयरों के लिए हानिकारक हो सकता है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी बेचेंगे उस प्रॉपर्टी पर अगर गेन 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 10 करोड़ से ज़्यादा होने वाले गेन पर भी टैक्स देना पड़ेगा। साथ के साथ जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उसके लिए सरकार ने एक स्कीम प्रमोट करी है। जो पहले मंथली स्कीम के अंदर हमारा जो लिमिट थी वो 4.5 लाख थी, उसको इंक्रीज करके 9 लाख कर दिया है सिंगल अकाउंट के लिए। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्ड कर रहे हैं उस लिमिट को 9 लाख से बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। साथ में आपने कहा कि महिलाओं के लिए क्या करा है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने 2 साल के लिए एक महिला सम्मान सर्टिफिकेट का लॉन्च किया है जिसमें आप इन्वेस्ट करके 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। बहुत शानदार, यही मैं जानना चाह रहा था बेसिकली कि महिलाओं के लिए जो एक सेविंग बॉन्ड टाइप का जारी किया है उस पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। आपकी नज़र में सर देखा जाए तो सर ये बजट संतुलित बजट है। इसमें अगर सरकार का ये देखा जाए कि आने वाले साल में चुनाव है तो वो ऐसा उन्होंने कोई मन लुभावन जनता को नहीं दिया है, बट लेकिन आम जनता की नज़र से देखा जाए तो कुछ ना कुछ इसमें है। जैसे महिलाओं के लिए एक सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट दिया जिसमें 7.5% की इंटरेस्ट है जो कि एक एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है। और वो भी उसमें एक चीज़ ये भी है कि वो पार्शियली हम उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 लाख रुपए डाल दिए तो आप उसे विड्रॉल ही नहीं कर पाओगे, बीच में अगर हमें नीड पड़ती है तो हम उसे पार्शियली विड्रॉल भी कर सकते हैं। और देखा जाए सर हम लोगों के लिए एक टैक्स स्लैब बहुत बड़ा मायने रखता है। जो मिडिल क्लास है तो उसमें देखा जाए 2 लाख का टैक्स स्लैब बढ़ाना न्यू स्कीम में ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट दिया गया है। जी सर काफ़ी मैं चूँकि अनुभव बहुत है और हमारी उम्र से भी दुगना अनुभव है, यहाँ जो जितने प्रतिष्ठित और हमारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। सर एक सवाल, आप यू आर ए वेरी सीनियर गाय कि एक मुद्रा योजना की बड़ी चर्चा होती है। आम आदमी जाता है, आम ग्राहक बैंक में जाता है, सरकार ने कहा कि ठीक 50,000 तक मुद्रा लोन मिल जाएगा, 1 लाख तक आसानी से मिल जाएगा। और लास्ट ईयर भी मुद्रा में लोन पे इंक्रीजमेंट किया गया, शायद इस बार भी किया गया है।
10 लाख पहले 5 लाख तक था। 5 था, अब शायद 10 कर दिया ना। हाँ 10 साल। हाँ उसके लिए आम आदमी को मैं एक पर्सनली सवाल कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम टॉपिक, कि आम आदमी को मुद्रा लोन मिलता नहीं है, इस बारे में है एक सवाल, बस इसका जवाब चाहता हूँ। देखिए सर, एक्चुअली क्या होता है ना, लोन का केवल एक क्राइटेरिया नहीं होता कि लोन लेने चले जाएं। लोन के असल में क्या है, बैंक देखिए बैंक व्यापार करने के लिए बैठी हुई है, तो बैंक का अपना कंसर्न ये भी होता है कि जो हम लोन दे रहे हैं वो कम से कम वापस भी तो मिले। और ये लोगों को समझना पड़ेगा कि फिस्कल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखें, आपकी एक किश्त बाउंस हो जाती है तो आपके कैरियर पे धब्बा लग गया, आपकी सिविल खराब हो गई, सिविल खराब होने के बाद आपको कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अगर सरकार हमें कोई सहूलियत दे रही है, कम इंटरेस्ट रेट पे कोई लोन दे रही है या सब्सिडी दे रही है, तो हम उस लोन को रीपेमेंट भी करें। तो जब असल में क्या है, सेंटीमेंट्स बैंक के इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि हम पुरानी चाहे वो PMRY स्कीम हुआ करती थी और ये मुद्रा योजना और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना जितनी भी होती हैं, इनमें ज़्यादातर बैड डेट्स होते हैं। क्योंकि हम बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बैड डेट्स इन्हीं योजनाओं में होते हैं। तो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिक को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर सरकार कोई योजना दे रही है, बैंक उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी वापसी भी कायदे से करें। मतलब कोई बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं होती है। देखा ये जाता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव कामों के लिए लोन ले लेते हैं, फर्जी बिल बनवाए और उसके लिए कोई 5 लाख का 10 लाख का मुद्रा योजना में लोन ले लिया, अब उसको अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च कर दिया। अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च करने से क्या होता है कि आप असल में वो योजना है रोजगार के लिए, आप रोजगार में उस पैसे को लगाएं, कुछ ना कुछ अर्न करेंगे ही करेंगे, है ना। ये उससे क्या होगा कि आप एक आदमी लोन लेगा तो कम से कम 4-5 लोगों को और रोजगार देगा। तो सरकार की मंशा तो ये है, मगर होता क्या है कि हम लोग उस योजना को उसको पलीता लगा देते हैं, उस योजना में ये चक्कर होता है। बेसिकली सर ने कहा कि मुद्रा योजना में सरकार की तरफ से बहुत अच्छी योजना है, लेकिन चूंकि वो उस पर एक प्रोडक्टिव इनिशिएटिव नहीं ले पाते लोग, इसलिए उसका मिसयूज़ करते हैं। आज इस बजट सत्र के दौरान हम चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफिस में सारे सीनियर प्रोफेशनल्स और सारे जो हमारे प्रतिष्ठित मथुरा के चार्टर्ड अकाउंट्स हैं उनके साथ हमने चर्चा की, ये जाना कि बजट होता क्या है, आम आदमी को क्या उम्मीदें होती हैं, लोगों को क्या इससे एक एक्सपेक्टेशंस होता है, ये रुपया आता कहाँ से है, रुपया जाता कहाँ से है, और टेक्निकल रूप से जो इसकी गुण जो है टेक्निकल जो एक कहते हैं कि जो आम जनता नहीं समझ सकती, उस चीज़ को चार्टर्ड अकाउंट्स समझा सकते हैं। और इनसे हमने जाना ज़्यादातर जो मत है सभी लोगों का कि संतुलित बजट है, एक दूरगामी बजट है, इससे देश की जो भविष्य की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उससे मजबूत होंगी, देश हमारा जो विकसित हो रहा है उससे हमारी GDP मजबूत होगी, और कहीं ना कहीं कुछ स्लाइटली % कहा कि ये चुनावी बजट है। यदि बात की जाए इस बात को लेकर के, जैसा कि इनका कहना था कि ये बजट केवल आज या कल के लिए नहीं बनाया गया, ये बजट बनाया गया है लगभग 25 सालों के और आगे की सोच को लेकर के। यानी कि जहाँ पर एक और हम देखते हैं कि इस समय पर बड़े बड़े जो देश हैं उनमें अर्थव्यवस्था डामाडोल है, वहाँ पर वित्तीय व्यवस्थाएं घटती जा रही हैं, संसाधन जो हैं उनके लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जो इस समय पर भुखमरी की कगार पर पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर जो खाने पीने के सामान हैं वो भी सैकड़ों मतलब 100 रुपये से भी ऊपर जा करके 100-200 रुपये किलो से भी ऊपर जा करके पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं। उस समय पर भारत तैयारी कर रहा है अपने आने वाले और आगे 25-30 सालों के लिए। तो यानी कि ये बजट केवल आजकल को देखते हुए नहीं बनाया गया है, ये बजट बनाया गया है लगभग आगे की तैयारियों को लेकर के, किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत देश को और भी मजबूत किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी नरेंद्र भारद्वाज जी के साथ में गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। थैंक यू सो मच। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।